अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सीएमए फाउंडेशन के इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में अपनी चर्चा। ये वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर बता दूँ इस वीडियोस के बारे में। ये वीडियो स्पेशली सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट के लिए रिलेवेंट है। यानी कि ये वीडियो आपके सीएमए फाउंडेशन के हिसाब से बनाया गया है, जिस पर सीएमए फाउंडेशन के स्टडी मटेरियल का, जी हाँ, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के सारी चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो को देखते सुनते वक्त में आपको कोशिश करनी है सीएमए फाउंडेशन के इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल जो कि 2016 सिलेबस पर आधारित है, वो वाला आपको स्टडी मटेरियल अपने सामने में खोल कर रखना है। मैं आपको लिखने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए और मार्क करने के लिए अलग से टाइम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये आपका रिकॉर्डेड लेक्चर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करके जो कुछ भी लिखना है, मार्क करना है, अंडरलाइन करना है, वो चीज़ें आपको करनी है। आपको लेक्चर को बैक करके बार बार सुनना है। मैं कोशिश करूंगा सारे कंसेप्ट आपको ना केवल समझ में आए बल्कि याद भी हो जाए। इसके लिए मैं कई बार कंसेप्ट को रिपीट भी करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं दो मेथड फॉलो करता हूं किसी चीज़ को याद करवाने के लिए। एक आपका मेमोरी टेक्निक का मेथड और दूसरा आपको रिवाइज करवाने का मेथड। जो मेमोरी टेक्निक होता है उससे भी ज़्यादा रिलेवेंट आपका होता है रिवीजन करने का मेथड, यानी कि रिवीजन बार बार करवाने से चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। तो मैंने क्या कहा कि ये सीएमए फाउंडेशन वालों के लिए स्पेसिफिक लेक्चर है। जी हाँ, ये सीए फाउंडेशन का, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम का यहाँ पर जो सिलेबस है वो चीज़ें हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। स्पेशली ये लेक्चर डिज़ाइन किया जा रहा है सीएमए स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, तो सीएमए स्टूडेंट लोगों को अब अलग से इकोनॉमिक्स जो है वो सेम इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो कि सीए फाउंडेशन वाले के बैच में आपको पढ़ना पड़ता था। तो ये लेक्चर आपके सीएमए फाउंडेशन के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। ये आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पर आधारित है, यानी कि सारी चीज़ें, सारी बातों को मैंने कवर कर दी है। मैं कोशिश करूँगा चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, लेकिन आप भी कोशिश करोगे शॉर्ट में समझने की। आपका कंसंट्रेशन अच्छे तरीके से बना रहे, इसकी वजह से आपको हेडफ़ोन का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, अच्छी क्वालिटी का हेडफ़ोन का इस्तेमाल करना है। व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया से दूर रहना है, ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे, आपको मेरी बातें बहुत अच्छे तरीके से न केवल समझ में आए बल्कि याद भी हो जाए। यहाँ पर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका सब्जेक्ट है, इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ये इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। अब जैसे इकोनॉमिक शब्द आता है, वैसे आपको पता है कि इकोनॉमिक शब्द आते के साथ आपको इकोनॉमिक्स के जन्मदाता आदम स्मिथ के बारे में, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया है, उसकी याद आती है। आदम स्मिथ की याद आती है। दूसरी बात, मैंने आपको एक बात मेरे को बतानी है कि मार्शल का डेफिनेशन जो है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, रॉबिन्स का डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई, लेकिन एक आम भाषा में इकोनॉमिक्स को अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? ऑब्वियस सी बात है, ये स्टडी ऑफ वेल्थ एज वेल एज मैनकाइंड होता है। जी हाँ, इंसानों का भी स्टडी होता है और वेल्थ का भी स्टडी होता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स दो लेवल पर होता है, या तो आपका इंडिविजुअल लेवल पर देखेंगे कि आपके घर का अर्थव्यवस्था कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, जिसके हिसाब से आम सोसाइटी में हम लोग फैमिली को भी डिवाइड कर देते हैं। एक आपका मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास आजकल लोग बोलने लगे हैं। उसमें भी आपका क्या बोलते हैं, हायर क्लास, हाई इनकम सोसाइटी, इस तरीके से जो है हम लोग डिवाइड करते रहते हैं, अभी आम बोलचाल की भाषा में। अगर जब इस तरह से फैमिली के बारे में मम्मियाँ या आंटियाँ बात कर रही है, तो मम्मी या फिर आंटी बात करी, तो इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब होता है वो हम लोग माइक्रो कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी इंडिविजुअल पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। लेकिन जब मोदी जी आते हैं और देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, जी हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करते हैं, ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो उस सिचुएशन में वो आपका क्या हुआ, उस सिचुएशन में वो आपका क्या बोलते हैं, ये फैक्टर आपको ध्यान में रखना है कि उस सिचुएशन में वो आपका मैक्रो लेवल हो गया। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, तो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी और चर्चाएं हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। और इकोनॉमिक्स के इमेज को देखते हुए मैं आपको चीज़ें यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के बारे में जब आप गूगल में इमेज सर्च करते हो तो इतनी सारी बातें आती है। अब यहाँ पर एक दो सवाल हम लोग सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर गूगल से पूछ लेते हैं। गूगल से पूछते हैं कि भारत का अभी जीडीपी कितना है।
व्हाट इज द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2021? तो यहाँ According to the Economic Times, real GDP growth is projected at 10.5% in 2021-22 in the range of 26.2 to तो इसका मतलब 8.3% आपने in देखा H1 कि and ये जो 6.0% in Q3, thus said. इसका मतलब आपने देखा कि आपका जो ग्रोथ का रेट है वो क्या है, 10.5% है। अब एक शब्द आप आम भाषा में इकोनॉमिक्स में सुनते होंगे, वो जो सुनते होंगे इकोनॉमिक्स की आम भाषा में, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कुछ कहानियाँ छोटी शॉर्ट करके सुनाऊंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट कैसे छापती है। आप लोग सबको पता है कि फॉरेन रिजर्व और गोल्ड को वो लोग पहले जो है ना सिक्योर करते हैं, उतना उसके हिसाब से नोट छापते हैं। लेकिन इंडिया में पैसे कहाँ कहाँ छपते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पैसों का, और कितने पैसे छपते हैं, क्यों इतने सारे आरबीआई पैसे मनी नहीं छाप देती है, जिसकी जिससे हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम दूर हो जाए, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। एक बार हम लोग जानते हैं इन्फ्लेशन का रेट कितना है भारत में, तो 10.5% के आसपास जीडीपी का रेट आपने देखा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जीडीपी रेट की, जब हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है इंडिया का, व्हाट इज द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2021? According to the Economic Times, real GDP अब growth is projected at फिर से उसी बात को बताई जा 10.5% रही in है, 2021-22 in the range of भारत का इन्फ्लेशन 26.2 to 8.3%. 2021 में इंडिया का इन्फ्लेशन क्या है? According to Z Business, इसका पता जनवरी के थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़ों ये से तो साफ हिंदी में पता बताने चलता लगा। है। व्हाट इज द इन्फ्लेशन पीटीआई ऑफ की इंडिया खबर इन के मुताबिक 2021? खाद्य पदार्थों की According to Mint, CPI inflation is projected at 5.2% in अब Q4 यहाँ पर 2020-21, देखिए, आपका जो इतना 5.2% to परसेंट रेट है, 5% in H1 2021-22 and 4.3% अगर in हम लोग Q3 अगर हम लोग मान के ये बात 2021-22, चलें, RBI had said in latest policy statement. अगर हम लोग ये बात को मान के चले गूगल की, तो इसमें यहाँ पर हम लोगों को पता चला कि लगभग 5.5% जो है वो आपका इन्फ्लेशन का रेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना कि बैंक में जब आप पैसे जमा करते हो या कहीं पर भी पैसे डिपॉजिट करते हो, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है और इन्फ्लेशन का रेट कितना है, जब आप दोनों को कंपेयर करते हो। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आप अपने फादर को अपने घर में एडवाइस कर सकते हो कि कहाँ पर पैसे जमा करो। अगर आपको पता चलेगा कि पैसे इन्वेस्ट करने पर इतना मान लीजिए 4% इंटरेस्ट मिलेगा, साल का 4% इंटरेस्ट मिलेगा, और महंगाई का रेट ही 5.5% है, तो इट मीन्स 1.5% का तो हर साल घाटा होगा पैसा इन्वेस्ट उस जगह पे करने पे। ये आप समझा सकते हो अगर आपका इकोनॉमिक्स का नॉलेज अच्छा है तो इकोनॉमिक्स को हम लोग स्टडी ऑफ मैनकाइंड बोलकर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि गूगल से सारे इन्फॉर्मेशन जब हम पूछ रहे हैं तो गूगल क्या करती है, उन्होंने बताया बहुत सारी बातें लंबी चौड़ी करके, जो कि बहुत सारा ऊपर की बातें भी हैं, जो कि सिलेबस से बहुत ऊपर की बातें हैं। जब आप लोग अगर सीएमए बनने के बाद, कॉस्ट अकाउंटेंट बनने के बाद अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो आपको काम आएगा। फिलहाल मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको अपने स्टडी में इंटरेस्टिंग चीज़ें लानी है, कैसे करके समझना है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। ये बोलता है इकोनॉमिक्स में आपका स्टडी मेटल के हिसाब से अगर हम लोग जाते हैं तो ये 2 पोर्शन में बटा हुआ है। पहली बात यहाँ पर बताई गई कि आपका जो स्टडी मटेरियल है उसमें लिखा हुआ है कि 50% फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स है और 50% मैनेजमेंट की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर भी हम लोग मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो आप अगर गौर करोगे तो मिला जुला के जो है सीए वालों का सिलेबस और सीएमए वालों का सिलेबस एक ही है, ठीक है। लेकिन सीएमए वाले में एक चीज़ और थोड़ा घबराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन बस एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पॉइंट को ज़्यादा डील नहीं किया गया है। सिलेबस सबसे ज़्यादा कवरेज किया है सीएमए के स्टडी मटेरियल ने, लेकिन सबसे कम पॉइंट्स में, सबसे कम एक्सप्लेनेशन में। यानी कि पॉइंट्स केवल दिए रहेंगे और आपको पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। जब तक आपको पॉइंट्स याद नहीं होता है तब तक आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, चाहे वो किसी भी तरह का क्वेश्चन क्यों हो ना हो। मेरा कहने का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली की बात अगर करो तभी भी आपका जो है वो अच्छे से स्टडी मटेरियल पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको लिखने वाला जो क्वेश्चन है,
ठीक है, उसका डिस्क्रिप्टिव टाइप का, उसमें भी आपको ज़रूरत है किस चीज़ की, तो एक्सपर्ट नॉलेज की ज़रूरत है। अब ये एक्सपर्ट नॉलेज दुनिया भर से तो आप नहीं ले सकते, तो आप कहाँ से लोगे? आप अपने स्टडी मटेरियल से लोगे। आपको स्टडी मटेरियल कितनी बार पढ़नी पड़ेगी? जी हाँ, इस वीडियो को सुनने के अलावा भी आपको 5 बार मिनिमम रिवाइज़ करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब हम लोग किसी चीज़ को बार-बार रिपीट करते हैं, तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है? वो चीज़ें आप ज़हन से नहीं भूलते हो। और अगर आपको सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना है, तो अपने ब्रेन को आपको एक खुशी देनी पड़ेगी, एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ना कि पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनानी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपकी पढ़ाई जो है आपको बोरिंग लगेगी। तो आपको करना क्या है कि आपको बस मेरी बातें अच्छे तरीके से सुननी है, जहाँ पर समझ में ना आए या स्किप कर जाए या ध्यान इधर-उधर चला जाए या कोई डिस्ट्रैक्शन आजू-बाजू का आ जाए, तो आपको लेक्चर को बैक करके सुनना है, क्योंकि मैं हर एक बात में, हर एक पॉइंट में कुछ न कुछ विशेष बातें डिलीवर करूँगा, और आपको उसको किस तरीके से लेना है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हो। अगर आप शुरू से मेरी एक एडवाइस मानते हो कि आप जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पर आप क्या करोगे कि एक रफ़ कॉपी रखोगे, रफ़ कॉपी में और पेन से अपने फ़ास्ट-फ़ास्ट करके लिखने की कोशिश करोगे कि मैं जो-जो चीज़ें बोल रहा हूँ। जैसे मैं अगला टॉपिक बोलूँगा, जैसे एक टॉपिक बोलूँगा व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, और उसमें मैं बोलूँगा इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, तो आप सीधे लिखोगे इकोनॉमिक्स करके डैश वर्ड करके सोशल साइंस। फेयर नहीं बनाना है स्टार्टिंग में रफ बनाना है। अगर छूट गया तो बैक करके फिर से सुन के लिखोगे। और अगर मान लीजिए कि अगर आपको, तो उससे क्या होगा ना कि वो जो आपने रफ नोट्स लिखा है उसको बाद में आप फेयर कर सकते हो, अगर आपको नोट्स बनाने की आदत है तो। यहाँ पर मेरी कोशिश रहेगी कि आपको नोट्स वगैरह बनाने की भी कोई ख़ास ज़रूरत ना पड़े, ऐसे ही चीज़ें आपको याद हो जाए। तो सिलेबस को बाद में देखेंगे, पहले हम लोग कंसेप्ट को ही स्टार्ट कर देते हैं। बीच में मैं बताऊँगा मार्क्स कैसे स्कोर करना है, इसीलिए ये लेक्चर सब जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप आगे की वीडियोज़ देखते रहो। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए की, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स की। मैनेजमेंट की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब ये फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसमें देखते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है? बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। जो इकोनॉमिक्स होता है ना, ये फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपका एक बात बताया गया है कि इकोनॉमिक्स कहते किसको हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहली बात बताई गई है कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स क्या है? आपका एक सोशल साइंस है। तो सोशल साइंस जैसे आपने लिखा व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, शॉर्ट में लिख लो सोशल साइंस। उसके बाद बोलता है कि मैनकाइंड का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का स्टडी है ये। अरे! मैनकाइंड के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मैंने यहाँ पर बोला टर्म मैनकाइंड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मैनकाइंड का मतलब इंसान। अब बोलोगे आप, जब आप एक इंसान की बात कर रहे हो तब तो आप माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जब ओवरऑल देश के सारे इंसान की बात करें, दुनिया भर के इंसान की बात करें, तो मैक्रो लेवल पे बात करेंगे, तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जिसमें सिर्फ 2 ही बातें फैक्टर की जाती है, अर्न करना और स्पेंड करना, कमाना और खर्च करना, इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, तो हम लोग बोलते हैं ना अनलिमिटेड वांट्स, इच्छाएं अनंत है, लिमिटेड रिसोर्सेस, लेकिन रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो ये कौन से लिमिटेड रिसोर्सेस की बात कर रहा है इकोनॉमिक्स? तो प्रोडक्टिव रिसोर्सेस की बात कर रहा है। तो आप उसको गौरतलब है यहाँ पर कि रिसोर्सेस का मतलब प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, और प्रोडक्टिव रिसोर्सेस का मतलब होता है जिससे प्रोडक्शन हो सके। ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्टिव रिसोर्सेस का मतलब होता है जिससे प्रोडक्शन हो सके। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, ये मैनकाइंड के इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टडी है। यहाँ पर जो है रिसोर्सेस क्या, जो भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेस है उसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। लैंड
यानी कि आपका जो भी प्रीमाइस है, फैक्ट्री है, ठीक है, इसको बोला गया लैंड। लेबर का मतलब जो भी आपका मेहनत है, ना केवल शारीरिक श्रम को लेबर कहते हैं, बल्कि मानसिक श्रम को, यानी कि इंजीनियर भी काम करता है उसको भी लेबर ही बोलेंगे, ठीक है। तो लैंड, लेबर, ह्यूमन रिसोर्सेस सारे आ गए लेबर में। कैपिटल, कैपिटल का मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसे कहाँ से आएंगे? या तो आपके पास ऑलरेडी हैं, ठीक है, या फिर आप जो है ना इक्विटी के फॉर्म में लाओगे। मतलब इक्विटी का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे लोगों को बोलोगे कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको लक्ष्मी नारायण मित्तल की कहानी अगर आपको याद होगी, तो लक्ष्मी नारायण मित्तल जो है आप गूगल पे सर्च कर सकते हो उनके बारे में। मैं आपको लक्ष्मी नारायण मित्तल की फोटो दिखाता हूँ। लक्ष्मी नारायण मित्तल। According to Wikipedia, अब ये जो लक्ष्मी नारायण मित्तल है ना, तो जैसे आपने सुना होगा टाटा स्टील का नाम, उससे भी बड़ा स्टील का उनका इनका उद्योग है, ठीक है। और ये इंडिया में नहीं रहते हैं। ये बहुत विडम्बने की बात है कि यहाँ के पॉलिटिक्स ने इनको सपोर्ट नहीं किया भारत में बिजनेस करने के लिए, और ये इंटरनेशनल लेवल पे भी बिजनेस करते हैं, और ये यूके में रहते हैं, और ये भारतीय हैं। हमको बहुत प्राउड होना चाहिए कि ये एक इंडियन है। आप गौर से देख सकते हो, हमारे और आपकी तरह ही ये दिखते भी हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जब इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम पास किया था तो इनको जॉब की दिक्कत हो रही थी, तो इनके कुछ रिलेटिव फॉरेन में रहते थे, तो वो उस कंट्री में चले गए। गूगल में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। उस कंट्री में जब वो चले गए तो उन्होंने देखा कि एक फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। उन्होंने सोचा कि हम कुछ पैसे का अरेंजमेंट अगर हो जाए तो हम ये फैक्ट्री चालू कर देंगे। फिर उन्होंने सोचा कि फॉर एग्जांपल अगर एक बार सबसे पैसा मांग लिया जाए, किसी से भी पैसा मांग लिया जाए, तो उसको देने में भी दिक्कत होगी, और शायद क्या बोलते हैं उसको, रिस्क भी ज़्यादा लगेगा, तो और मुझे चुकाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सोच के उन्होंने सबसे छोटे अमाउंट मांगे, जैसे कि 100 रुपये 100 लोगों से मांगा। जब 100 रुपये 100 लोगों से मांगा वहाँ की करेंसी के हिसाब से, तो मान लीजिए 10,000 रुपया हुआ। अब 100 रुपये देने में किसी को बुरा भी नहीं लगा, हर कोई अफोर्ड भी कर सकते थे, और उनको बोला कि मैं आपको 1 साल में प्रॉफिट में हिस्सा दूंगा। और उस बंद फैक्ट्री को उन्होंने चालू कर दिया और प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये जो लक्ष्मी नारायण मित्तल है, इन्होंने प्रोडक्शन को स्टार्ट किया। इसको मैंने क्यों समझाया आपको, मेरे समझाने का मकसद ये था कि इन्होंने इक्विटी मेथड से फंड बोरो किया, मतलब 100-100 रुपये सबसे लिए। अगर मान लीजिए डिवेंचर से लाते या बैंक से ले लेते, लोन ले लेते हैं, तो ब्याज लगता, उसको बोलते हैं डेट मेथड, ठीक है, उसको डेप्ट बोलते हैं आप लोग, ठीक है, इक्विटी डेप्ट। और जो कुछ फंड होते हैं जो मिक्स होते हैं, जो कि इक्विटी भी हो और डेट भी हो, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया कि आप समझ सकते हो इस बात को कि इन्होंने पैसे का अरेंजमेंट कैसे किया, और जिस डूबी हुई फैक्ट्री को इन्होंने खरीदा, या जिस कंपनी को इन्होंने खरीदा, उसको बोलते हैं सिक कंपनी। सिक मतलब बीमार। तो बीमार कंपनियों को खरीद खरीद कर इन्होंने स्टील का ये वर्ल्ड लेवल पर जो है टाटा से भी ऊपर, आप समझ सकते हो कि क्या बोलते हैं, नंबर 1 स्टील प्रोवाइडर जो है ना, स्टील का इंडस्ट्री है इनका। और ये इंडिया में कभी कभार आते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करने पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आपका इनका कभी कभी कोई कोई लेक्चर कंडक्ट होता है, इसके बारे में आप और जानकारी ले सकते हो। तो यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा व्हाट इज इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स एक प्रकार का सोशल साइंस है। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, ताकि आपको इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, आप नोट करते जाना, ठीक है। इकोनॉमिक्स आप फुल फॉर्म में नोट करते जाना। ये आपका मैनकाइंड का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। किसका? तो मैनकाइंड का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब अर्न एंड स्पेंड करना। उसके बाद यहाँ पर क्या किया जाता है कि प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो है ना, हमारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को पीआर लिखता हूँ, इसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करने की कोशिश की जाती है। ऑप्टिमल यूटिलाइज करने की कोशिश की जाती है। 4 प्रकार के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। जी हाँ, चारों, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। लैंड, लेबर, कैपिटल, और लास्ट वाला ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को इंटरप्राइज भी कहा जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी कहा जाता है, इंटरप्राइज भी कहा जाता है, इंटरप्राइज, ठीक है। आप इसको इंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हो। ये क्या होता है, ये लैंड है आपके पास, लेबर है आपके पास, कैपिटल है आपके पास। ये 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होने के बाद भी आप काम नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। कैपेसिटी टू बियर रिस्क को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। रिस्क
रिस्क लेने की क्षमता, जहाँ पर रिस्क लेने की क्षमता आती है वहाँ पर ये इंटरप्राइज कंसेप्ट आता है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसीलिए कहा गया है क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं वो आप नहीं कर सकते हो, आपके पास लैंड लेबर कैपिटल हो भी है लेकिन अगर आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, ये मैनकाइंड के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें अर्न एंड स्पेंड करना मुख्य तौर पे मुद्दा आता है उसका स्टडी है। यहाँ पर हम लोग ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज करने का कोशिश करते हैं और यहाँ पर आपका लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि स्टडी मैटर में ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स जो अगला टॉपिक है उसमें आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स जो होता है उसमें ना इकोनॉमिक सब्जेक्ट का एक चेन होता है, चेन ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो चेन होता है, यहाँ पर जब चेन की बात आती है इकोनॉमिक्स में, जब चेन की बात आती है तो आपको तीन बात याद रखनी है कि इकोनॉमिक्स का स्टार्टअप कहाँ से होता है। सबसे पहले आपकी इच्छा होती है, वांट होता है, फिर आप इफर्ट लगाते हो और उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे कि मान लीजिए घर में कोई नहीं है और आपको थोड़ी सी भूख लगी है, आपको कुछ खाने की इच्छा हो रही है, उसका मतलब वांट। उसके बाद आपने क्या किया, थोड़ा सा इफर्ट लगाया, थोड़ा सा इफर्ट लगाया मतलब आप किचन में गए और दिमाग लगाए कि क्या कर सकते हैं। तो आपने देखा कि चूड़ा, जिसको बहुत लोग पोहा भी बोलते हैं, ठीक है, वो पड़ा हुआ है। तो फिर उसको आपने फ्राई करने की कोशिश की या उसको कुछ भी करके खाने के लिए आपने थोड़े इफर्ट लगाए, तो लास्ट में आपको थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिला आपको। तो सेटिस्फैक्शन मिला आपको, तो यानी कि ये आपका इकोनॉमिक चेन है, वांट्स के बाद इफर्ट, इफर्ट के बाद सेटिस्फैक्शन, वांट के बाद इफर्ट, इफर्ट के बाद सेटिस्फैक्शन। ये बातें आपने देखी। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स की, सब्जेक्ट मैटर की जब ऐसे ही बात आती है ना इकोनॉमिक्स की, तो आपको एक चीज़ तो याद आना चाहिए, चेन की बात आई तो वांट, इफर्ट एंड सेटिस्फैक्शन ये चेन में काम करता है। जब सब्जेक्ट मैटर की बात हम लोग करते हैं ना तो आपके दिमाग में आना चाहिए प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। ठीक है, तो हम लोग जरा गूगल में फोटोज देख लेते हैं। प्रोडक्शन, तो आप देख सकते हो कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन होना, काम होना, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें देख सकते हो। प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड ड्रिंक, प्रोडक्शन ऑफ कैडबरी चॉकलेट, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट्स, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मैगी। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया कि आपका प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना। प्रोडक्शन मीन्स रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना, उसको बोला गया है प्रोडक्शन। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस क्रिएट किया जाता है और यूटिलिटी क्रिएट की जाती है। ठीक है, प्रोडक्शन क्रिएट के लिए प्रोडक्शन में दो बातें क्रिएट किया जाता है, न केवल गुड्स बल्कि सर्विस भी, सर्विस को भी देना। जैसे डॉक्टर का सर्विस हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्विस हो गया, उसके बाद जो है आपका एक्टर का सर्विस हो गया, सिंगर का सर्विस हो गया, ठीक है, टीचर का सर्विस हो गया। तो सर्विस, गुड्स एंड सर्विस दोनों को क्रिएट करना। और यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। जी हाँ, इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी शब्द जैसे ही आता है ना उसका मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। अभी अभी हम लोगों ने देखा वांट्स से इफर्ट, चेन देखा, इकोनॉमिक एक्टिविटी का चेन, वांट से इफर्ट लगाते हैं उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है, मतलब वांट से इफर्ट लगाते हैं फिर हमको यूटिलिटी मिलता है। तो इट मीन्स प्रोडक्शन में क्या तीन बातें आपको बताई गई, एक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने को प्रोडक्शन बोलते हैं, इसमें गुड्स एंड सर्विस और यूटिलिटी का क्रिएट किया जाता है। और तीसरी बात आपको मैंने पहले भी बता दी है कि चार प्रकार के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये बातें हम लोगों ने जानी, थोड़ी देर में मैं लिख के बताऊंगा। उसके अलावा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में मैं आपको बता दूं कि आपका एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया कि पहले जमाने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम फॉलो होता था। बार्टर सिस्टम, अब ये क्या ले लिया, बार्टर सिस्टम। अब पहले ज़माने में क्या होता था कि बार्टर सिस्टम जो है फॉलो होता था। जैसे ये फोटो में आप देख सकते हो कि ये बंदा इसको फिश दे रहा है और बदले में ये इसको, मान लो कि ये पोटली है, चावल की पोटली, वो दे रहा है। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में यहाँ पर देखिए ये इसको क्या कर रहा है, एक केला दे रही है, बदले में इसको ऑरेंज मिल रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, कि ये देखो इसने इसने मुर्गी दिया तो इसने बहुत सारे फ्रूट्स दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, बार्टर सिस्टम ऐसा होता था पहले ज़माने में जब एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ मिलता था।
मतलब दिया जाता था। लेकिन अभी क्या होता है, पैसों से सारी चीज़ें होती हैं। तो एक्सचेंज जब शब्द आए ना, तो मॉनेटरी टर्म में एक्सचेंज, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज या बड़े-बड़े टर्म्स को जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक्सचेंज का मतलब होता है मनी, मनी। अब एक्सचेंज शब्द जब हमारे इकोनॉमिक्स में आता है तो उसका मतलब होता है मनी। ठीक है, तो ये बातें आपने देखी। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन, फिर हम लोगों ने देखा एक्सचेंज। अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, देखिए ये जो वेयर हाउस वगैरह की जो फोटोज आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये इमेज सब क्या क्लियर करता है, ये सब इमेज सब क्लियर करता है कि आप यहाँ पर जो है ना सामानों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। लेकिन हम लोग जब इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अब इनकम क्या लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें? जी नहीं, इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो कितना सस्पेंस है। एक्सचेंज बोलो तो पैसा दिमाग में आना चाहिए, प्रोडक्शन बोलो तो क्रिएट गुड्स एंड सर्विस एंड यूटिलिटी आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोलो तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे पास डेट फंड है या फिर इक्विटी फंड है, क्या होता है मैंने लक्ष्मी नारायण मित्तल की कहानी से बता दी है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपका कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो आप पैसे कहीं से भी लाते हो, लेकिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है। अब यहाँ पर बात आती है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन तक हो गया। अब हम लोग की बात आती है अगला प्रोडक्शन का, जो कंजम्पशन ऑफ गुड्स। तो जो अगला पॉइंट है वो कंजम्पशन ऑफ गुड्स कहलाता है। मतलब ये एक यूटिलिटी ड्राइवन फैक्टर है। हाँ, ये क्या बोला आपने? यूटिलिटी ड्राइवन फैक्टर। जी हाँ, सेटिस्फैक्शन को ड्राइव करने वाला फैक्टर क्या है? कंजम्पशन। आपको मैं कुछ खिलाऊंगा ही नहीं और आपको बोलूंगा कैसा लगा, तो फिर आपको कैसा लगेगा? इस इट मीन्स ये हुआ, आपको अगर मैं कुछ खिलाऊंगा नहीं और आपको पूछूंगा कैसा लगा, तो आप बोलोगे कैसा लगा, आप शॉक्ड हो जाओगे। तो इट मीन्स यहाँ पर यूटिलिटी ड्राइवन फैक्टर होता है कंजम्पशन। तो पहले कंजम्पशन करने के लिए मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर कंजम्पशन का मतलब जो होता है सिर्फ खाने से रिलेटेड नहीं है। जैसे आपको म्यूज़िक पसंद है, ठीक है, आपने किसी सिंगर का गाना जो है ना सुना, लाइव से अटेंड किया, तो उसमें भी आपको सेटिस्फैक्शन मिला। तो यूटिलिटी ड्राइवन फैक्टर, यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हम लोगों ने बात की प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन में हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या बात करी? प्रोडक्शन में हम लोगों ने बात करी कि रॉ मटेरियल से टू फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। उसके बाद क्रिएट करना गुड्स एंड सर्विस एंड यूटिलिटी को क्रिएट करना। फिर हम लोगों ने बात की 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, एफओपी में लिखता हूँ 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम लोगों ने बात करी थी एक्सचेंज की। तो एक्सचेंज में पहले देखा था हम लोगों ने कि पहले ज़माने में बार्टर सिस्टम होता था, अब उसको मनी से रिप्लेस कर दिया। फिर हम लोगों ने बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ पर बोला गया इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए। इनकम कहाँ से आया? तो आपको फंड से आया, इन्वेस्टमेंट या फंड जो भी बोलो। ये डेट फंड होता है, लोन वगैरह लिया तो, और या फिर इक्विटी फंड होता है। ठीक है, जो ओन फंड होता है आपका, उसको भी इकोनॉमिक्स कंसिडर करता है। इकोनॉमिक टर्म है। जब हम लोग प्रोडक्शन चैप्टर देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो आप क्या बोलते हैं, एक तो होता है कि कॉस्ट आपको दिखता है, एक दिखता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने घर में ही बिजनेस चालू कर रहे हो, तो इट मीन्स किराया तो आपको दिखता नहीं है। एक्चुअली में किराया आउट ऑफ पॉकेट से तो गया नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास घर नहीं होता या आपके पास दुकान की जगह नहीं होती और दुकान आप लेते, तो वो कॉस्ट तो होता। इकोनॉमिक्स उसको भी कंसिडर करता है। प्रोडक्शन चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट करके पुकारा गया। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी 2 प्रकार के होते हैं, और हम लोगों ने प्रोडक्शन की टेक्निक के बारे में भी बात करना है। थोड़ी देर में मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन शब्द की। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसकी चर्चा हम लोगों ने करी। फिर हम लोगों ने बात करी कंजम्पशन की। तो ये बोला कि यूटिलिटी ड्राइवन फैक्टर होता है। मतलब यूटिलिटी ड्राइवन फैक्टर होता है कंजम्पशन का मतलब नॉट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट करना इज नॉट कंजम्पशन। यूटिलिटी जो ड्राइव करके दे रहा है ना हमको, उसी को हम लोग कंजम्पशन बोलेंगे, अब हम लोग प्रोडक्शन में एक टेक्निक के बारे में बताया गया। प्रोडक्शन टेक्निक बोलते हैं किसको? प्रोडक्शन टेक्निक बोलते हैं कि इनपुट रेशियो फॉर गिवन आउटपुट। मतलब एक आउटपुट आपको बनाना है, एक फिनिश गुड्स को
हम फिनिश गुड्स या बोलो या आउटपुट बोलो, ये बनाना है। अब ये बनाने के लिए आपको क्या लगेगा, प्रोडक्शन टेक्निक में इनपुट लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना, जो भी इनपुट किसको बोला गया, इस इनपुट में मटेरियल को बोला गया, लेबर को बोला गया, ठीक है। यही दो चीज़ें लगती हैं, ठीक है। मटेरियल लेबर बोला गया। एक और चीज़ कॉस्टिंग में आप पढ़ते हो, ओवरहेड करके उसको बोलते हैं, ओवरहेड करके उसको बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस फैक्टर को हम लोग इग्नोर करते हैं इनपुट में। ओवरहेड किसको बोलते हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आपको पता है इसको। अगर मान लीजिए कि आपने जो है ना फैक्ट्री चलाई, फैक्ट्री में आपने जैसे जैसे मान लीजिए कि ये पेन बनाया, अब ये पेन बनाया आपने, तो ये पेन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ा है, इसमें बिजली में फैक्ट्री, बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से फैक्ट्री चलाई। अब मैं अगर पूछूंगा कि इस एक पेन को बनाने में आपको कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो, वो तो आप नहीं बता पाओगे। आप क्या करोगे, टोटल बिल पूछोगे मुझसे कि आपने एक एक दिन में कितने पेन बनाए, मैंने बोलूंगा 10 पेन बनाया है। बिजली बिल कितना आया है, मैंने बोला एक ही दिन में 10,000 बिजली बिल आया है। तो इसका मतलब 10,000 डिवाइडेड बाई 10 करो, तो पर यूनिट के हिसाब से आपने 1,000 रुपये के हिसाब से बोला कि 1,000 रुपये बिजली बिल इसने खपत की है आपकी। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, इसको ओवरहेड बोला गया, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट भी पुकार सकते हो। फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि पर यूनिट के टर्म में हम लोगों को सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर टेक्निक में जो आपका प्रोडक्शन टेक्निक के बारे में जब बोला गया ना, तो यहाँ पर बोला गया कि इनपुट रेशियो गिवन आउटपुट के लिए क्या लगेगा। मतलब मटेरियल मान लीजिए दो प्रकार का लगेगा, मटेरियल एक्स लगेगा और मटेरियल वाई लगेगा। ये 1 यूनिट लगेगा और ये वन वन पर यूनिट लगेगा, 1 kg मान लीजिए लगेगा, 1 किलो ये लगा, 1 किलो ये लगा, पर यूनिट, पर यूनिट। लेबर में हम लोगों ने देखा कि लेबर लगा 2 आवर्स पर यूनिट, पर यूनिट के टर्म में हम लोगों ने यहाँ पर बात करी। यानी कि हम लोग यहाँ पर माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। पर यूनिट के टर्म में जब हम लोगों की बात आती है ना, तो उसको बोलते हैं माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन, आगे हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो पर यूनिट के टर्म की जब हम लोगों ने बात करी, तो यहाँ पर क्या हो गया कि x इज टू वाई इज टू, आपका लेबर को L करके लिखते हैं, ये कितना लगा, तो 1:1:2। अगर ये बोल दिया तो इसको बोलेंगे ये हमारा प्रोडक्शन टेक्निक है, इससे हमारा एक यूनिट फिनिश गुड्स का बन जाता है। ये पेन का एक यूनिट फिनिश गुड्स इक्वल टू 1 यूनिट। इतना करने के बाद हम लोगों को एक एक्स लगता है मटेरियल, एक वाई लगता है मटेरियल, और लेबर 2 घंटे का लगता है। तो हमारा एक यूनिट प्रोडक्शन हो जाता है। इसी को बोला गया प्रोडक्शन टेक्निक करके पुकारा गया है। ये बात स्टडी मटेरियल में लिखी हुई है आपके, ठीक है। ये बातें हम लोगों ने जानी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन शब्द की। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इनकम को अमॉन्ग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन एक माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन, दो प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। अब हम लोग जहाँ तक बात करते हैं कि माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन और मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पर कहानी आती है कि माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन को आप प्राइसिंग बोलते हो। प्राइसिंग जब बोला ना, प्राइसिंग, तो मैंने आपको बोला पेन का प्राइसिंग क्या है, यानी कि प्राइसिंग पर यूनिट के टर्म में आप एफओपी बताते हो मुझको। एफओपी मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताते हैं हमको, कि कितना लैंड, कितना लेबर, कितना कैपिटल और कितना ऑर्गेनाइजेशन लगा। कोशिश करते हो बताने की, एग्जैक्ट नहीं भी बताते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसको बोलते हैं माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि प्राइसिंग या यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर डिटरमाइन होता है, उसको माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेकिन जब मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है, चाहे वो माइक्रो हो चाहे मैक्रो हो, किसी भी नाम से पुकार लो। डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा अमॉन्ग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि टोटल नेशनल इनकम को, हमारा पूरा देश में जो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना है ना आपको, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो पूरे देश में जो प्रोडक्शन होना है ना, हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि नेशनल इनकम को जब हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं, तो उसको मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, ठीक है, मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका एक ट्रेडिशनल मेथड से इकोनॉमिक्स होता है और एक मॉडर्न इकोनॉमिक्स होता है। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में ना माइक्रो मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनेशनल ट्रेड, और उसके बाद जो इकोनॉमिक प्लान, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब शब्दों की चर्चा की गई है। मतलब मॉडर्न में ना रोजगार को, आमदनी को, इंटरनेशनल ट्रेड को, ठीक है, उसके बाद जो है ना वो आपका क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्लान को, इकोनॉमिक जो भी इंटरनेशनल लेवल की भी बात आती है, वो सारी चीज़ों को जो है ना, वो डेवलपमेंट को, ये सारे शब्दों की चर्चा जब होती है ना हमारी, जब हम लोग बहुत ब्रॉड लेवल पे सोचते हैं ना, रोजगार की समस्याएं, देश की अर्थव्यवस्था, तो हम लोग हमेशा उसको मॉडर्न इकोनॉमिक के
और मैक्रो कंसेप्ट के टर्म में भी देखते हैं। ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स ज़्यादा से ज़्यादा मैक्रो लेवल पर फोकस कर रहा है, इट मीन्स। ठीक है, यहाँ तक की बात तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ पर क्या क्या बताया है। सबसे बोला बोला है पहले कि इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, तो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो मैंने उसमें कुछ टर्म बताया है कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, ये मैनकाइंड का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अर्न एंड स्पेंड करने का ही केवल मैनकाइंड सोचता है। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करने की कोशिश की जाती है। 4 प्रकार के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड लेवल, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद मैंने आपको बताया चेन ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट मैटर में वांट्स, फिर इफर्ट, उससे सेटिस्फैक्शन होता है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन होता है। उसमें प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, गुड्स एंड सर्विस के एंड यूटिलिटी को क्रिएट करना। 4 प्रकार के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन में भी लिख सकते हो। और उसके बाद प्रोडक्शन टेक्निक हम लोगों ने एक शब्द करके देखा था। फिर हम लोगों ने एक्सचेंज के बारे में चर्चा करी थी। एक्सचेंज में बोला कि पहले बार्टर सिस्टम होता था जिसको अब मनी ने रिप्लेस कर दिया। फिर डिस्ट्रीब्यूशन की जब चर्चा करें हम लोगों ने, तो हम लोगों ने देखा कि इनकम का अमॉन्ग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसमें 2 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने देखे। माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइसिंग बोलते हैं, प्राइस पर यूनिट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन डिटरमाइन करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल नेशनल इनकम का टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन करने के की बात करते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक बात और कर दी कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स में कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, एम्प्लॉयमेंट, इनकम और इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह सब। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह सब, ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक चीज़ और, कंजम्पशन की बात हम लोग जब करते हैं ना, तो कंजम्पशन दिमाग में आते के साथ हम लोगों को यूटिलिटी ड्राइवन फैक्टर होता है कंजम्पशन, ये बात आनी चाहिए। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखें। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेल्थ डेफिनेशन के बारे में। जो आपका वेल्थ का डेफिनेशन होता है उसको दिया था जेबी सेन ने, जेबी सेन ने। और उसी टाइम में आए थे आदम स्मिथ, जो कि आदम स्मिथ ज़्यादा पॉपुलर हुए। आदम स्मिथ, इसको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। जी हाँ, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। लेकिन हमारे भारत में ना हम लोग मानते हैं कि कौटिल्य, इसको चाणक्य भी कहा जाता था। कौटिल्य अर्थशास्त्र। अब ये जो कौटिल्य है ना, इन्होंने इकोनॉमिक्स का निर्माण किया और ये बहुत पहले की बात है। ठीक है, तो बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर हुआ करते थे। बिहार यानी कि आज का पाटल उस समय का पाटलिपुत्र, जो कि हजारों हजार साल तक, कई हजार सालों तक देश की राजधानी रहा था। ठीक है, तो यानी कि आज के टाइम में उस पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुकारते हैं। ठीक है, समय के साथ साथ सारी चीज़ें खराब होती चली गई, बर्बाद होती चली गई। और आपका प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट सिचुएशन आप देख रहे हो कि उसको डेवलपमेंट करने में सरकार को कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया कि कोई भी जगह का भी जो है ना उतार चढ़ाव आता है, जिसको इकोनॉमिक साइकिल आप बोलते हो ना, जो अलग अलग फेज आता है। इसका मतलब सिर्फ इंसानों के जीवन में ये नहीं आता है, वो जगहों प्लेस का भी आता है। कई हजारों हजार सालों तक पाटलिपुत्र भारत की राजधानी थी और आज दिल्ली राजधानी है। आज दिल्ली भले ही कितना भी अच्छा हो, लेकिन हजारों साल के बाद हो सकता है वो बहुत बैड सिचुएशन में चला जाए। इसीलिए हम लोगों को अहंकार, किसी को भी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो जेबी से और आदम स्मिथ की बात हम लोग कर रहे थे, जरा उनकी तस्वीर देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स जेबी से, इकोनॉमिक्स जेबी से। ठीक है, तो ये जेबी से की तस्वीर आप लोगों ने देखी। इन्होंने वेल्थ को ही प्रायोरिटी दी थी। इकोनॉमिक्स का मतलब पैसा पैसा पैसा, तू पैसा पैसा करती क्यों, तो वेल्थ को ही प्रायोरिटी दी थी। उसके बाद दूसरा आता था आदम स्मिथ, एडम स्मिथ। अब ये एडम स्मिथ जो है ना, इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया है। इन्होंने 1976 में आदम स्मिथ ने क्या बोलते हैं, इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ बुक। ठीक है, तो ये एडम स्मिथ के बारे में जो है ना, देखिए, वेल्थ ऑफ नेशन, इस पर फोकस किया था। 1976 में इन्होंने इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज, क्या भी जो भी किताब का नाम है, इन्होंने 1976 में ये किताब लॉन्च किया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जेबी से और आदम स्मिथ की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इन्होंने बोला ना कि जो इकोनॉमिक्स होता है ना, वो और कुछ नहीं, वो साइंस ऑफ वेल्थ होता है। ठीक है, साइंस विच डील विथ वेल्थ। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स को एक बहुत
छोटे टर्म में डिफाइन कर दिया कि पैसा ही अर्थशास्त्र है। मतलब इन्होंने सोशल वेलफेयर और ह्यूमन सेटिस्फैक्शन इन सब की कोई वैल्यू नहीं करी, बल्कि बोला बस पैसा, जैसे भी पैसा, अच्छा बुरा पैसा में भी अंतर नहीं किया। ठीक है, तो यानी कि आपने जेबी सेने और एडम स्मिथ ने ये सीधा बोला कि इकोनॉमिक्स जो डील करता है वेल्थ के साथ, उसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब जेबी सेने ने भी बोला कि स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ होता है, इसलिए दोनों को एक साथ हम लोगों ने देखा। मतलब मैन एक इकोनॉमिक मशीन है। तो मशीन मूवी करके आपने देखी थी ना, मशीन मूवी। तो यहाँ पर बोला ना कि मैन जो है ना एक इकोनॉमिक मशीन है, सिर्फ पैसे बनाने का मशीन है, एक तरह से कह सकते हो। मैन एक इकोनॉमिक मैन है, इसी को मशीन नहीं बोला, इकोनॉमिक मैन बोल दिया कि मैन एक इकोनॉमिक मैन है। उनका जीवन में सिर्फ इतना ही काम है, कमाओ खाओ, सॉरी कमाओ और स्पेंड करो और मर जाओ, कमाओ स्पेंड करो मर जाओ। ठीक है, इसको क्रिटिसाइज किया गया। इसको यहाँ पर जो है ना साइंस ऑफ वेल्थ को ना अलग अलग क्रिटिसाइज किया गया। इसको बोला, किसी ने बोल दिया डेसिमल साइंस है, मतलब इसके कोई वैल्यू नहीं है, बूंदी है, बुलबुला है, डेसिमल साइंस बोल दिया। ब्रेड एंड बटर साइंस बोल दिया किसी ने, ब्रेड एंड बटर साइंस है। वेल्थ जो होता है इसको क्रिटिसाइज करके बोला गया कि यूजफुल नहीं होता है जब तक वो वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करे। जब तुम्हारे पास सामान नहीं रहेगा, चावल नहीं रहेगा, रोटी नहीं रहेगा, दाल नहीं रहेगा, तो तुम पैसे का करोगे क्या? पैसे तो नहीं खा सकते हो, भूख लगेगी तो पैसे तो नहीं खा सकते हो। बहुत सारी बातें हैं इससे रिलेटेड करने की, जैसे कि बहुत लोग क्रिकेट के पीछे, क्रिकेट के बिना नहीं कुछ हो सकता है, तो इंटरटेनमेंट के बिना नहीं कुछ हो सकता। अरे वो जब तक पेट में भोजन है तब। ठीक है, इसीलिए जो कभी भी भोजन करने के लिए जब बैठना चाहिए तो 2 मिनट भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। और भगवान के अगर भगवान को मानो ना मानो, डजेंट मैटर, भगवान के रूप में जो वो किसान लोग हैं जिन्होंने उस चावल को, उस दाल को, उस आटे को प्रोडक्शन करने में, जो लोग खेती करने में जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया होगा, मेहनत की होगी, ठीक है, उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि भगवान उनकी फैमिली सुरक्षित हो, वो जब बरसात में, गर्मी में उनके पास कोई दिक्कत ना हो, वो लोग भूखे ना रहें। तो यानी कि यहाँ पर जो है ना कि आपका जब तक वेल्थ ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करता तब तक वो यूज़फुल नहीं होता, ये भी क्रिटिसाइज करने वाली बात है। ठीक है, तो और दूसरी बात है कि केवल उसकी बात, वेलफेयर को ध्यान नहीं दोगे, केवल वेल्थ की ध्यान दोगे, तो फिर ये भी गड़बड़ हो जाएगा। अगर सरकार ने वेलफेयर पे ध्यान देना छोड़ दिया, सरकार ने आपके पैसे का सही यूटिलाइजेशन करना नहीं करती, तब तो हंगामा हो जाता है देश में। ठीक है, लेकिन ये जो आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है, पार्क मिल रहे हैं, कॉमन पार्क मिल रहे हैं सोसाइटी में, सोसाइटी के बाहर, सॉरी, ग्राउंड मिलता है आपको, उसके बाद आपको रोड्स मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें सरकार जो व्यवस्था करती हैं वो कहाँ से करती हैं? सारी चीज़ें सरकार व्यवस्था करती हैं, वो पैसे कहाँ से आते हैं उसकी बारे बारे में हम लोगों की चर्चा बाद में होगी, कैसे क्या क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल जो है मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई कि जेबी से और एडम स्मिथ ने वेल्थ पर फोकस किया। 1976 की ये बात है जब उन्होंने एक किताब निकाला और उसके बाद बोला कि इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, उसके बाद जहाँ तक हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कुछ वेलफेयर के डेफिनेशन की बात करेंगे, क्रिटिसिज्म भी हम लोगों ने थोड़ा सा देख लिया। तो हम लोगों ने वेल्थ डेफिनेशन की जो चर्चा करी, इसमें यहाँ पर जेबीसी और एडम स्मिथ की फ़ोटो के साथ हम लोगों ने देखा, इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। 1976 में इन्होंने जो है वो इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ नाम की पुस्तक निकाली थी, जिन्होंने जिन्होंने उसमें साफ बोल दिया था कि ये एक साइंस होता है। इकोनॉमिक्स को बोला पहली बात कि ये साइंस होता है, और लेकिन ऐसा साइंस जो कि डील करता है वेल्थ के साथ, ऐसा साइंस विच डील विथ वेल्थ। ठीक है, और मैन को बोला कि मैन, मैन शब्द जब पुकारते हो ना तो मैन इजकल टू इकोनॉमिक मैन। जैसे मैंने आपको बोला ना, जब इनकम की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, जब हम लोग कंजम्पशन की बात करते हैं तो यूटिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया कि जब मैन की बात करते हैं तो मैन एक इकोनॉमिक मैन है, ऐसा करके इन्होंने बोला, जेबीसे ने और एडम स्मिथ ने बोला। ठीक है, अब इसका क्रिटिसिज्म जो हम लोगों ने देखा कि इसको किसी ने डेसिमल साइंस करके पुकारा, तो किसी ने ब्रेड एंड बटर साइंस करके पुकारा। किसी ने बोला जो है ना कि वांट, जो वेल्थ है तब तक यूजफुल नहीं होता जब तक वो वांट्स को सेटिस्फाई ना करता हो। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि आपका वेलफेयर डेफिनेशन की बात करते हैं, इनको देने वाले अल्फ्रेड मार्शल थे, इकोनॉमिक्स मार्शल। अब मार्शल ने सिर्फ एक ही चीज़ पर, देखो ये भला इंसान लग रहा है शक्ल देखने से आपको, इट मीन्स यानी कि यहाँ पर क्या हो गया ना, इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ।
It examines that part of individual and social behavior that can be bound directly or indirectly into relation with measuring rod of money. हाँ, आपको कैसे याद है? सवाल उठता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको ऐसे ही याद हो जाती हैं। कुछ चीज़ें आपको रिपीट करने से याद होती है और कुछ चीज़ें के लिए मेमोरी टेक्निक अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है? मेमोरी टेक्निक में भी एक एसोसिएशन मेथड ऑफ मेमोरी टेक्निक से चीज़ों को जल्दी याद किया जाता है। वो क्या होता है जिसके बारे में धीरे-धीरे आपको पता चल जाएगा। ठीक है? मेरी वीडियोज़ देखते-देखते, सुनते-सुनते। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। ठीक है? इकोनॉमिक्स जो है ना सोशल साइंस है। इन्होंने बोला, ठीक है? मार्शल ने बोला इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है और इसमें जो है ना एक तरफ तो वेल्थ की स्टडी थोड़ी बहुत की जाती है लेकिन यहाँ पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा सोशल पर फोकस किया गया। अब यहाँ पर गुड्स को भी इन्होंने दो कैटेगरी में बांटा। बोला गुड्स को दो कैटेगरी में बांटो ना, अलग अलग कैटेगरी में बांटो ना। एक को बोलो टैंजिबल और दूसरे को बोलो इंटैंजिबल। अब टैंजिबल को ही बोल दिया मटेरियल और इंटैंजिबल को बोल दिया इमटेरियल। यानी कि मटेरियल या टैंजिबल किसको बोलते हैं? जैसे आपका ये कपड़ा है, कार है, बिल्डिंग है, जिसको जो टैंजिबल जिसको आप टच कर सकते हो वो मटेरियल गुड्स हो गए। इमटेरियल किसको बोल सकते हो? इंटैंजिबल किसको बोल सकते हो? गॉड पे भरोसा, भगवान पे विश्वास, भगवान की भक्ति, इसका मतलब ये इंटैंजिबल है। डॉक्टर ने सर्विस दिया, एक्टर ने एक्टिंग करके दिखाया, सिंगर ने गाना सुनाया, उसको भी हम लोग टच नहीं कर सकते हैं उसके गाने को। ठीक है? तो उसको भी इमैटेरियल बोला, इमैटेरियल। तो गुड्स को दो कैटेगरी में इन्होंने बांटा मार्शल ने, मटेरियल और इमैटेरियल। यहाँ पर बात करते हैं कि जो इन्होंने मार्शल ने क्या किया ना, टॉप प्रायोरिटी मैनकाइंड को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, मैनकाइंड को, इंसानियत को वैल्यू ज़्यादा करी, वेल्थ को कम वैल्यू करी। ठीक है? बस ये बताया। उसके बाद इकोनॉमिक इकोनॉमिक मैन, मैन मतलब बोला नहीं, इकोनॉमिक मैन नहीं होता, मैन मतलब बोला सोशल मैन होता है, मतलब पिछले वाले को काट रहा है। पहले उसने वेल्थ बोला था तो इसने बोला तुम जो है वेलफेयर को भी ध्यान दो। उसने बोला मैन मतलब इकोनॉमिक मैन, तो ये बोला नहीं, मैन मतलब सोशल मैन। ठीक है? इंसान और इंसानियत की ज़्यादा वैल्यू करो, ऐसा करके बोला। अब जहाँ तक बात करते हैं कि मार्शल को रॉबिन्स, इसको भी क्रिटिसाइज करने वाला पैदा हो गया, रॉबिन्स। ठीक है? एक बार रॉबिन्स गुंडे का फोटो देखते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ मैं। गुंडा नहीं था बेचारा, जो है उन्होंने इकोनॉमिक्स के वो भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन था उनका, जो कि आपको देखने को मिलेगा, उसका बहुत इम्पैक्ट था इकोनॉमिक्स स्टडी में। पर मैं इनका क्रिटिसाइज किया इसलिए गुंडा शब्द का इस्तेमाल कर दिया, अदरवाइज नहीं लेना। ठीक है? तो रॉबिन्स, रॉबिन्स इकोनॉमिक्स। हाँ, देखो अमरीश पुरी टाइप का लग रहा है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया कि मार्शल को रॉबिन्स ने क्रिटिसाइज किया। यहाँ पर बोला कि वेलफेयर बोलना ना इनकम्प्लीट डेफिनेशन है बेटा, फैक्ट में जियो, आंखें खोलो। सिर्फ अच्छा इंसान होने से कुछ नहीं होता, पॉकेट में पैसे भी होने चाहिए, ऐसा करके बोला रॉबिन्स ने कि वेलफेयर इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। यहाँ पर बोलता है कि इकोनॉमिक्स जो होता है वो इंड, जो आपका इकोनॉमिक्स होता है वो इंड, इंड का मतलब क्या होता है कि आपका वांट्स, इंड का मतलब होता है वांट्स। ठीक है? तो इकोनॉमिक्स जो होता है ना उसको न्यूट्रल होना चाहिए इंड्स के बीच में। यानी कि यहाँ पर बोला क्या बोलते हैं, इन्होंने एक अच्छी बात बोल दी कि इकोनॉमिक्स जो होता है, ठीक है, उसको नहीं, अच्छी बात नहीं है ये एक तरह से कहा जाए तो। ठीक है? न्यूट्रल होता है, वांट्स के बीच में इकोनॉमिक्स न्यूट्रल होता है। मतलब आप अच्छे गुड्स और बुरे गुड्स, सिन पर ध्यान, सिन गुड्स पे ध्यान नहीं देते हो। सिन गुड्स किसको बोला गया? सिन का मतलब होता है पाप। यानी कि जितने भी चीज़ें, गलत चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि ड्रग्स लेना, अल्कोहल, लीकर कंजम्पशन वगैरह 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 वगैरह, सारी चीज़ें जो हैं आपका, जो चीज़ सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, ये सारे सिन गुड्स कह के पुकारे गए हैं। जी हाँ, जीएसटी में भी इसको भी जीएसटी में भी हम लोग सिन गुड्स कह के ही पुकारते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ बोला कि और गुड्स में भी प्रायोरिटी होती है, रोटी कपड़ा मकान सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो प्रायोरिटी वाले गुड्स में और अदर गुड्स को ध्यान में नहीं रखा गया। इकोनॉमिक्स यहाँ पर क्या होता है कि आपका बोला गया वांट्स के बीच में न्यूट्रल है, वांट्स के बीच में न्यूट्रल है। गर्मी आ गई है ना, इसीलिए चलाना पड़ता है एसी। इकोनॉमिक्स वांट्स के बीच में न्यूट्रल है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका क्या बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट जो होता है वो डिस्क्राइबर नहीं, एज ए डिस्क्राइबर होता है। इन्होंने ये बोला ना, इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक अर्थशास्त्री जो होता है ना, वो डिस्क्राइबर नहीं है, एज ए डिस्क्राइबर, डिस्क्राइबर की तरह है, डिस्क्राइबर नहीं है। जैसे बोला ना कि गॉड, साईं बाबा बोले थे ना सबका मालिक एक है। ये नहीं बोले थे कि गॉड मैं हूँ। लोग साईं बाबा का मंदिर बना लिए, उनका पूजा करने लगे, साईं राम करने लगे। उन्होंने हमेशा बोला कि सबका मालिक एक है, वो है मालिक। मतलब ऊपर जो गॉड है ना, वो
जो जिसका निराकार ब्रह्म है ना, उनको बोला कि वो सबके मालिक हैं, ठीक है, सबका मालिक एक है। अब सब उन्हीं को भगवान बना दिया। इसी तरह बोला कि इकोनॉमिस्ट जो होता है ना, डिस्क्राइबर नहीं है बल्कि एज ए डिस्क्राइबर है। इकोनॉमिस्ट खुद भगवान नहीं है, वो एज ए मतलब भगवान का जो आदमी होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो उनके बारे में मैसेज देते हैं, संत हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट जो होता है वो डिस्क्राइबर नहीं है बल्कि एज ए डिस्क्राइबर होना चाहिए। ये बात आपने जो जानी, तो ये मुख्य मुख्य बिंदु पर हम लोगों ने चर्चा करी। तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या चर्चाएं करी। पहली बात हम लोगों ने यहाँ पर देखी कि आपका वेल्थ के डेफिनेशन के बारे में देखा। वेल्थ के डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया, ये बोला गया एक डेसिमल, इनको वेल्थ के डेफिनेशन को डेसिमल साइंस बोला गया, ब्रेड बटर साइंस बोला गया, ठीक है, ब्रेड एंड बटर साइंस। सारी बातें स्टडी मेटेरियल में आपके लिखी रहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये नहीं करने की ज़रूरत है। सारी चीज़ों को बस आपको मैं नोटिस करवाता हूँ, ऑब्जर्व करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको खुद से पढ़ने में जो है वो सारी चीज़ें आपको मददगार साबित हो, आपको बने। अब यहाँ पर बात करते हैं कि वेल्थ यूजफुल तब तक नहीं होता ना जब तक आपके वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। हाँ, क्रिटिसाइज किया गया कि वेल्थ वेल्थ मत करो, ह्यूमन रिसोर्सेज पर भी ध्यान दो, ह्यूमन रिसोर्सेज एचआर पर भी ध्यान दो। तब तक वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वेल्थ की क्या वैल्यू, वांट सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या पैसे खाओगे, ठीक है। ये भी करके बोला, डांट के बोला, गुस्सा के बोला कि भैया पैसे पैसा क्या करती क्या, तो पैसे पे क्यों मरती हो, ऐसे करके बोला। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि वेलफेयर को भी ध्यान दो, वेलफेयर को भी ध्यान दो। अब ये मार्शल भाई साहब आए, लगता है ये कोई सोशल वर्कर टाइप के सोच वाले थे, इन्होंने डायरेक्ट वेलफेयर पे ही ध्यान दिया। बोला इकोनॉमिक्स जो होता है वो यहाँ पर बोलता है कि पहले सोशल साइंस है, बाद में वेल्थ का स्टडी थोड़ा बहुत करता है। वेलफेयर डिफिनेशन में मार्शल ने बोला, मार्शल इकोनॉमिक्स को बोला सोशल साइंस, और बाद में बोला वेल्थ का स्टडी करता है। डिफिनेशन में बोला कि स्टडी ऑफ मैनकाइंड होता है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इतना भी याद है तो चलेगा, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल बिहेवियर। जी हाँ, एक शब्द और गौर करने वाली है, इंडिविजुअल प्लस सोशल बिहेवियर। इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल बिहेवियर दैट कैन बी। इस इंडिविजुअल एंड सोशल बिहेवियर को मनी के टर्म में मेजर करने की कोशिश की, मनी के टर्म में मेजर करने की कोशिश की, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने जाना। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको कुछ बातें और बताई कि इन्होंने गुड्स को कैटेगराइज किया, गुड्स को कैटेगराइज किया। गुड्स को दो कैटेगरी में बांटा, एक को बोला मेटेरियल गुड्स, दूसरे को बोला इमेटेरियल गुड्स। मेटल को आप टेंजिबल गुड्स भी बोलते हो, ई मेटल को इंटेंजिबल गुड्स भी करके पुकारते हो, ठीक है। तो ये चीज़ बोला। अब इंटेंजिबल का मतलब जो डॉक्टर, एक्टर, इन सब का सर्विस हो गया। मेटल गुड्स का मतलब क्लोथ, कार वगैरह वगैरह चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपका क्या बोलते हैं, हाँ, एक चीज़ और इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो बोला ना, मैन का मतलब जो होता है ना, इकोनॉमिक मैन नहीं, सोशल मैन होता है। जी हाँ, मैन का मतलब सोशल मैन होता है, इकोनॉमिक मैन नहीं होता है। मैन का मतलब सोशल मैन होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मार्शल को रॉबिन्स ने मुख्य तौर पर क्रिटिसाइज किया, क्योंकि अगला डेफिनेशन जो होता है वो आपका रॉबिन्स का ही डेफिनेशन बताया गया है, ठीक है। रॉबिन्स ने मुख्य तौर पे स्कार्सिटी पे ध्यान दिया। और आप बोलते हो ना अनलिमिटेड वांट्स लिमिटेड रिसोर्सेस, स्कार्स रिसोर्सेस बोलते हो, लिमिटेड को स्कार्स शब्द सबसे भी पुकारते हो, स्कार्स। ये जो स्कार्सिटी वाला जो ना डेफिनेशन है, इस पर ध्यान दिया रॉबिन्स ने, ठीक है, रॉबिन्स ने। तो मार्शल को क्रिटिसाइज किया, बोला कि वेलफेयर इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, वेलफेयर, वेलफेयर पर जो आप फोकस करो ना वो इनकम्प्लीट है। आप बहुत अच्छे इंसान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पॉकेट में अगर पैसे नहीं है तो आप अच्छे इंसान हो ही नहीं। तो वेलफेयर इनकम्प्लीट डिफिनेशन है। इकोनॉमिक्स वांट्स के बीच में जो है ना, इनका जो इकोनॉमिक्स है, मार्शल का जो इकोनॉमिक्स है उसमें बोला जो यूटिलिटी होता है ना, वांट्स, वांट्स के बीच में प्रायोरिटी सेट नहीं करता, बस सोशल सोशल बोलता है लेकिन प्रायोरिटी सेट नहीं करता, ठीक है, अच्छे गुड्स और बुरे गुड्स के बीच में। इकोनॉमिस्ट जो होता है ना, वो डिस्क्राइबर नहीं है बल्कि एज ए डिस्क्राइबर है, एज ए डिस्क्राइबर, ठीक है। ये सब क्रिटिसाइज किया रॉबिन्स ने। स्कार्सिटी डेफिनेशन, जिसको रॉबिन्स का डेफिनेशन भी बोलते हैं, स्कार्सिटी डेफिनेशन, ये भाई साहब आए हमारी आज़ादी से सब पहले की बात है, 1932 की बात है। एक तो समझ लीजिए कि झांसी की रानी से भी पहले की बात है, ठीक है। एडम स्मिथ वगैरह सब बहुत साल पहले, 50 100 साल पहले, कब से इकोनॉमिक्स चल रहा है आप समझ लो।
अब यहाँ पर बात करते हैं स्कार्सिटी डेफिनेशन। तो ये हमारी बात आती है रॉबिन्स के डेफिनेशन की बात है। 1932 में 1932 की बात है। ईयर वीयर याद रखने की जरूरत है, मैं ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए ना, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बोलता हूँ। कब की बात है, बहुत पहले की बात है, एक जमाने की बात है, ऐसे करके बोलते हैं ना। कहानी शुरुआत करते हैं तो बचपन में कहानी आपको सुनाएगा। अभी तो यूट्यूब पे देख लेते हैं, आज के बच्चे उनके में अंदर क्रिएटिविटी डेवलप नहीं करती है। पर बचपन में जो कहानियाँ सुनाई जाती थी ना मुंह से, जिसमें कुछ पिक्चर, कुछ इमेज, कुछ यूट्यूब नहीं दिखाया जाता था। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। जंगल दिखा, शेर दिखा, वैसे ही मैं कहानी सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर बोला, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ऐसे लिखा, ऐसे करके क्या बोला ना, एन essay ऑन नेचर, एन essay ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। कैसा नाम है यार, बस ऐसे वाला समझ में आया। और इकोनॉमिक साइंस और नेचर करके कुछ बोला, ऐसा करके समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इसका मतलब इन्होंने अभी अभी बोला था ना कि इकोनॉमिस्ट को एज ए डिस्क्राइबर होना चाहिए, डिस्क्राइबर नहीं होना चाहिए, इसलिए इन्होंने ऐसे बोलकर लिखा। बुक का नाम में ही ऐसे लगा हुआ है। अब यहाँ पर बोलता है कि डेफिनेशन यहाँ पर इनका बोलता है कि आपका जो ह्यूमन बिहेवियर का जो होता है ना, जो रिलेशन होता है वांट्स और रिसोर्सेस के साथ, उसको कनेक्ट करने की कोशिश की, ह्यूमन बिहेवियर पर स्टडी की। हाँ, इसका मतलब ह्यूमन बिहेवियर पर आप स्टडी, मतलब आप जितना भी पढ़ते हो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या है, ह्यूमन बिहेवियर है। दो चार रसगुल्ला, एक दो रसगुल्ला आप खाओगे, उसके बाद धीरे धीरे और रसगुल्ले आपको मिलते चले मिलते चले मिलते चले, अंत में आपको उल्टी हो गई, अंत में आपने जो है ना, जिसने दिया उसको पीटा भी। इट मीन्स क्या हो गया कि आपका सेटिस्फैक्शन जो है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते करते आपका जब सेटिस्फैक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, मतलब एवरी एडिशनल यूनिट के साथ, पहला रसगुल्ला खाने के बाद बहुत सेटिस्फैक्शन मिला था, दूसरा खाया उसे कम मिला, तीसरा खाया और उसे कम मिला, चौथा खाया और उसे कम मिला, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 10वीं, 50वीं खाते खाते उल्टियां होने लगी। इट मीन्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है ना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये लॉ ऑफ डिमांड, ये सब ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी है वांट्स और रिसोर्सेस के बीच में। आपकी सोच पर जो है ना स्टडी करने की कोशिश की, उसको बोलते हैं स्कार्सिटी कंसेप्ट, उसको बोलते हैं रॉबिन्स का कंसेप्ट। साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशन बिटवीन इंट्स एंड स्कार्स रिसोर्सेस। ओ माय गॉड, क्या बोला, साइंस, इकोनॉमिक्स को इन्होंने भी बोला साइंस, जो डील करता है इंसानों के बिहेवियर पर, ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है, एज ए रिलेशन बिटवीन वांट्स एंड रिसोर्सेस, वांट्स एंड रिसोर्सेस। तो ये आपने ऐसा करके इन्होंने बोला। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जो इन्होंने जोर दिया फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स पर, फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। पहला तो जोर इन्होंने ये दिया, दूसरा जोर दिया इन्होंने चॉइस पे। ठीक है, मेरे शब्दों को गौर करना, तो आप एमसीक्यूज में कभी मिस्टेक नहीं करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स याद आएगी और चीज़ें आपको समझ में आएगी। चॉइस, 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 चॉइस का मतलब क्या होता है। हाँ, बचपन से आज तक तो चॉइस दिया गया, पर किसी ने पूछा नहीं चॉइस का मतलब क्या होता है। जब ये तो आपके पास एक से अधिक अल्टरनेट ऑप्शन मिलते हैं, इससे शादी करोगे कि इससे करोगे कि इससे करोगे, तो आपका चॉइस उसमें से एक को ही लेकिन चूज करना है, सबको नहीं। तो इसका मतलब चॉइस किसको बोलते हैं, अल्टरनेट, जब वेरियस अल्टरनेट आपका पास अवेलेबल होता है और उसके बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है आपको, उसको आपने अप्लाई करके उसमें से बेस्ट अल्टरनेट चूज करने की कोशिश करी। यानी कि चॉइस वहीं पर हो सकता है जहाँ पर वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल है। एटलीस्ट दो तो चाहिए, समोसा खाओगे कि डोसा खाओगे, किसी ने पूछा तब ना आप बताओगे, पूछा ही नहीं और एक ही चीज़ ही है, बस समोसा ही है, तो आपके पास चॉइस ही, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया कि आपका चॉइस शब्द पे फोकस करना। इन्होंने बोला कि अनलिमिटेड वांट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, इसको बोला फैक्ट, 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 स्कार्सिटी डेफिनेशन है ना, फैक्ट। अनलिमिटेड वांट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, पहले तो सच को स्वीकारो। दूसरा बोला है चॉइस, और तीसरा बोला चॉइस भी आसान नहीं है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मतलब रॉबिन्स ने बहुत लॉजिकल बात करी एक तरह से देखा जाए तो। पहले तो बोल दिया स्कार्सिटी को, दूसरा बोला चॉइस को, और बोला चॉइस करना भी बड़ी डिफिकल्ट है। अभी तो लगता है ऐसे होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन उस वक्त लगेगा अरे यार मूड खराब हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, फैक्ट, चॉइस और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, वो सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है आपको। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ना जो रॉबिन्स का डेफिनेशन होता है, यहाँ पर हम लोग रॉबिन्स का डेफिनेशन में बहुत सारी खासियत भी है।
क्योंकि इन्होंने इफ एंड बट एनालिसिस किया, इफ एंड बट एनालिसिस किया, इसीलिए इनके साइंस को, रॉबिन्स के साइंस को एनालिटिकल साइंस भी कहा गया। इनके साइंस दुनिया भर में अडॉप्ट होते हैं, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, डेवलप्ड कंट्री हो, कोई भी कंट्री हो, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज सब पे अप्लाई होते हैं ना, इसलिए इनके साइंस को यूनिवर्सल साइंस भी कहा गया। इनके साइंस को पॉजिटिव साइंस भी कहा गया। ये सच्चाई पे आंखें खोलने वाली बातें कहते थे, इसलिए पॉजिटिव साइंस बोला गया। व्हाट इज नॉर्मेटिव साइंस, मतलब व्हाट आउट टू बी, क्या है और क्या होना चाहिए, क्या है उसको बोला पॉजिटिव साइंस। पहले तो इस बात को स्वीकार करो ना, तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तुम कितने भी पैसे कमाते हो, 50,000 महीना कमाते हो, लाख कमाते हो, 10 लाख कमाते हो, लेकिन लिमिटेड है ना, अनंत पैसा तो नहीं है ना। इट मीन्स की व्हाट इज पे ध्यान दो, क्या है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास पैसे होंगे, लाखों होंगे, ये होंगे वो होंगे, उस पर नहीं, अरे छोड़ो वो सब, अभी क्या है उसकी बात करो। ठीक है, तो जैसे कि आप कोई शॉप पे जाते हो कार खरीदने के लिए, बोलते हो भाई मेरा ड्रीम है कार खरीदना, मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुमको बहुत सारे पैसे दूंगा, आज मुझे कार दे दो। तो बोलेगा अरे चल जा, तेरे पास कितने पैसे हैं। तो इसका मतलब वो पॉजिटिव साइंस में बिलीव करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइंस, यूनिवर्सल साइंस, एनालिटिकल साइंस, इन नामों से पुकारा गया। यही सब मेरिट्स हैं रॉबिन्स के डेफिनेशन की। ये बोला गया कि क्या बोलते हैं, तो इनमें जो है ना कुछ कुछ बातें जो है ना आपको नोट करने वाली हैं। इनका भी क्रिटिसिज्म किया गया। ठीक है, कि ठीक है जब आप बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन लग नहीं रहा है कि यूनिवर्सल साइंस इसको आप कह सकते हो, इस पर भी क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर बोला गया है कि एक्चुअली डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री का मतलब ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, आपने उन्हीं सब की बातें दूसरे तरीके से बताई है। और डायनेमिक कंसेप्ट को जो है ना, वो डायनेमिक कंसेप्ट को जो है ना वो आपने नेग्लेक्ट किया है। ये सारी चीज़ें जो है ना इनका डिमेरिट करके बोला गया, डिमेरिट करके बोला गया। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर ये सारी चीज़ें, अगर आप जो इतनी सारी बातें कर रहे हो, स्कार्सिटी की जो बातें कर रहे हो, और उसके बाद जो है ना आपने जो है ना क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन करके नहीं दिया है चीज़ों को, तो यूनिवर्सली अडॉप्ट नहीं हो रहा था रॉबिन्स का साइंस। डेवलप और डेवलपिंग कंट्री वाले जो क्या बोलते हैं, वो जो अपने आप को अच्छा कंट्री समझते हैं, वो लोग सोचते थे कि रॉबिन्स वाला हमारे लिए नहीं है। जहाँ तक डिक्टेटरशिप वाली कंट्री जो होती है ना, जिसको कम्युनिस्ट कंट्री बोलते हैं, जहाँ पर डिक्टेटर होता है जो राज करता है, ठीक है, जिसके हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं, तो इट मीन्स वहाँ पर कम्युनिस्ट कंट्री, डिक्टेटरशिप कंट्री वगैरह सब पर जो है ना ये चीज़ें नहीं अप्लाई हो रही थी। सीधा बोला गया क्रिटिसिज्म में कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। फिर बोला गया डायनेमिक कंसेप्ट को इग्नोर करता है, मतलब आपका आपका डायनेमिक कंसेप्ट मतलब फ्लेक्सिबल वातावरण है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होते रहता है, कोई फिक्स नहीं है, तो डायनेमिक कंसेप्ट को इग्नोर करता है। ये सारे कुछ क्रिटिसिज्म किए गए भाई साहब के। भाई साहब को छोड़ा नहीं रॉबिन्स भाई साहब को किसी ने, सबने इनके भी क्रिटिसिज्म किए, जबकि इन्होंने बहुत सारी लॉजिकल बातें जो है वो कर डाली। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि आपका जो आपका अगला डेफिनेशन है वो हम लोगों ने देखा था किस चीज़ के बारे में। हम लोगों ने देखा था स्कार्सिटी या रॉबिन्स के डेफिनेशंस की बात करी थी। स्कार्सिटी और रॉबिन्स के डेफिनेशन की बात करी थी, इन्होंने बहुत सारे टर्म के बारे में बात करी। ठीक है, इन्होंने 1932 में एक किताब निकाला जिसका नाम दिया एसे टू द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, तो पहली बात है कि नेचर, ये ह्यूमन नेचर की बात कर रहा है, प्लस इकोनॉमिक साइंस मतलब अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज की बात कर रहा है। अब यहाँ पर जो है ना इसके इसीलिए इन्होंने बोला कि ये एक साइंस होता है जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर का, ह्यूमन बिहेवियर का। नेचर मतलब ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करता है। अब ह्यूमन बिहेवियर का जो स्टडी करता है ना, उसमें भी बोला कि आपका इंड एंड स्कार्स रिसोर्सेज के बीच में रिलेशन बनाता है। इंड, इंड का मतलब होता है वांट्स, स्कार्स रिसोर्सेज। ठीक है, स्कार्स रिसोर्सेज, इसको जैसे इसको इंड बोला गया ना, इसको बोलता है मीन्स, मतलब मीन्स माध्यम, उसी से आप सेटिस्फैक्शन ला सकते हो, आपके पास साधन होना चाहिए ना, तभी आप सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इसलिए इसको बोला गया मीन्स और इसको बोला गया इंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई। इसमें मेन पॉइंट बोला गया ना कि ये पहले मेन पॉइंट पर फोकस किया, फैक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। फैक्ट इकोनॉमिक्स जब भी टर्म आता है ना तो अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज। दूसरा बोला कि चॉइस, और तीसरा बोला प्रॉब्लम ऑफ चॉइस।
ठीक है। उसके बाद मेरिट्स की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इसको इफ एंड बट एनालिसिस साइंस यानी कि आपका एनालिटिकल साइंस बोला गया, यूनिवर्सल साइंस बोला गया, पॉजिटिव साइंस बोला गया, न्यूट्रल बिटवीन इंड्स करके भी जो है ना, जो वांट्स है ना, इन्होंने भी एक गलती कर दी ना कि जो है ना इंड्स है ना, अच्छा बुरा के बीच में अंतर नहीं किया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रिटिसिज्म के बारे में। क्रिटिसिज्म की जब हमारी ये बात आती है ना, तो ये आपका क्रिटिसिज्म इनका क्या किया गया कि इनके बारे में बोला गया नॉट एप्लीकेबल। आपकी जो बातें हैं ना वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, किसके किसके लिए, ऐसा करके बोला कि एक यूनिवर्सल यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। देखिए, ये सारे पॉइंट्स को जो है ना आपको दिमाग में बिठाने हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डील नहीं किया गया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यूनिवर्सल साइंस की तरह नॉट एप्लीकेबल है, डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर आपका जो है कम्युनिस्ट कंट्री, जिसको आप डिक्टेटरशिप जहाँ पर एप्लीकेबल, डिक्टेटरशिप कंट्री, मतलब इन सबको एप्लीकेबल नहीं है। सीधे समराइज करके मैंने बोला कि इन सबको एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद बोला गया ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, मतलब घुमा फिरा के आप ना वो जो मार्शल वगैरह की ही बात कर रहे हो, मार्शल रॉबिन्स की ही घुमा फिरा के, सॉरी मार्शल की बात कर रहे हो, एडम स्मिथ, सब वही सब चीज़ें आप रिपीट कर रहे हो, ठीक है। न्यू बॉटल, बस परोसने का तरीका थोड़ा अलग है। उसके बाद फिर बोला यहाँ पर कि डायनेमिक कंसेप्ट को इग्नोर करता है, इग्नोर डायनेमिक कंसेप्ट। फिजिक्स में क्या होता है ना, स्टैटिक कंसेप्ट और डायनेमिक कंसेप्ट। तो स्टैटिक मतलब स्टेगनेंट, मतलब चेंज नहीं होता है वो, जो ना चार्ट ऐसे करके फ्लो कर रहा है ना, मतलब वो उतार चढ़ाव आ रहा है, इसका मतलब डायनेमिक है, बदलते वातावरण में काम कर रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन चेंज होते रहता है, नेचर चेंज होते रहता है। और स्टैटिक मतलब एक ही जैसा रहता है, समानांतर रहता है, वो बदलता ही नहीं है। तो डायनेमिक कंसेप्ट इग्नोर करता है, मतलब चेंजिंग इन्वायरमेंट इस फैक्टर को इग्नोर करता है, ठीक है। अब हमारा जो अगला डेफिनेशन आता है वो आपका बोलता है ग्रोथ डेफिनेशन। ये सैमुअल्सन ने कहा था, ग्रोथ डेफिनेशन सैमुअल्सन ने कहा था, ठीक है। अब इसके बारे में एक कहानी आती है, थ्योरी ऑफ सैमुअल्सन। अब जो ये सैमुअल्सन भाई साहब थे, अब आपने सुना होगा एक बहुत सिंगर का नाम किशोर कुमार, अरे उड़ले ऊ करके, जो किशोर कुमार। अब ये जो किशोर कुमार सिंगर हैं, इनके बहुत सारे गाने भी आपको जो है ना यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने एक से एक जो है वो गाना गाना गया है। किशोर कुमार बेस्ट सॉन्ग, किशोर कुमार बेस्ट सॉन्ग, इसका मतलब इनके सारे गाने बेस्ट हैं। ये खुद ही नहीं दे पा रहे बेचारा, गूगल फिर परेशान, ये कैसा सवाल पूछ दिया आपने, ठीक है। तो ये जो किशोर कुमार हैं, एक बार क्या हुआ था ना कि ये ना स्टडी ऑफ किशोर कुमार, किशोर कुमार विकिपीडिया। अब हम लोग विकिपीडिया पे किशोर कुमार का इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये थ्योरी को के लिए मेरे को एक कहानी सुनाने पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं कि आपका इनका स्टडी कहाँ है, और 1987 में इनका डेथ हो चुका है, ठीक है। ये एक प्लेबैक सिंगर थे, कहीं कहीं पर एक्टिंग भी किया है किसी किसी मूवी में, और अशोक कुमार के भाई थे। ये सारी बातें लिखी, इतनी सारी भाषाएं उनको, अरे बाबा, अच्छा इतने सारे में गाना गाया है, ठीक है, इतनी सारी भाषाओं में गाना गाया है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो इनका स्टडी था वो देखिए इकोनॉमिक्स का स्टडी था। अरे भैया, स्टडी के बारे में कुछ दिया क्यों नहीं है? अर्ली लाइफ, करियर, एजुकेशन तो कहीं से दिया होता ना। अरे स्टाम्प पेपर पे भी इनका फोटो छपा था, देखो कितने महान हस्ती थे ये किशोर कुमार। इनके ना जब ये कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो इनका भी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था, और इनको, ये अच्छे स्टूडेंट अपने आप को नहीं मानते थे, उनको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती थी, बड़ी दिक्कत होती थी इनको याद करने में, पढ़ने में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था ना कि जब ये जो सैमुअल्सन का थ्योरी था ना, ये कहानी आती है कि ये सैमुअल्सन का थ्योरी जो अभी आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, ग्रोथ डेफिनेशन जिसको बोलते हैं, वो उनको याद करने के लिए बोला गया था। बोला गया था कि आप कॉलेज का जो है ना वो खराब करोगे रिजल्ट, इसकी वजह से आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा।
फिर बोला था कि तुम पढ़ाई करके नहीं आते हो अच्छे से, सब चीज़ कल से तेरे से पूछेंगे। अब बेचारे को याद नहीं हो रहा था, पर बेचारे को इन्होंने, हाँ, इनकी किशोर कुमार की एक खासियत ये भी थी ना कि इन्होंने सिंगिंग सीखा नहीं था कहीं। इनको सुरताल का, वो बस ऐसे ही जैसे स्कूल में नहीं बेंच बजा के गाते थे आप लोग, वैसे ही करके वो गाते थे। तो उनको बहुत अच्छा शौक था गाना गाने का, उनका एक फ्रेंड बेंच पे बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाता था और इसी तरह से उनकी काफ़ी प्रैक्टिस थी, गाने का शौक भी था। तो जब उनको बोला गया कि भैया तुमको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा या ऐसा कुछ आया कि कल आप इस लोग सबको याद करके आना है, सारे जो वीक स्टूडेंट थे उनको बोला गया। तो सैमुअल्सन थ्योरी, यही सैमुअल्सन की ग्रोथ डेफिनेशन की थ्योरी उनको याद करनी थी, सुनानी थी। अब बेचारे को याद ही नहीं हो रहा था, याद ही नहीं हो रहा था, याद ही नहीं हो रहा था, क्या करे? तो फिर उसने क्या किया ना, अपने घर में रात में स्टडी करते-करते याद ही नहीं हो रहा था, तो फिर उसने अंत में म्यूज़िक बजा के गाना चालू किया, थ्योरी ऑफ सैमुअल्सन करके ऐसे-ऐसे करके याद किया। नेक्स्ट डे वो टीचर के सामने में जब क्लासरूम में खड़ा होके उसको बोलने के लिए बोला गया, तो बेचारे से मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। अच्छा, अचानक से टीचर ने बहुत जोर से, "चलिए ब्रो।" तो जैसे ही करके बोला ना, तो उन्होंने गाना गाना चालू कर दिया, थ्योरी ऑफ सैमुअल्सन ऐसे करके म्यूज़िक बजा के। बड़ी खुश हो गए और वो याद भी नहीं होता था सबको। तो उसके बाद ना बोला कि याद करवाने के लिए, इसको ना तुम ना याद करवाओ सबको गाना गा के। फिर ये बात प्रिंसिपल तक गई, प्रिंसिपल ने भी उनका वो गाना जो है वो याद किया। फिर इस तरह से करते-करते किशोर कुमार अपने कॉलेज में पॉपुलर हो गए कि भैया ये तो गाना गा-गा के चीज़ों को याद करवा देता है और बहुत अच्छा गाता है भी है। इसी तरह से वो बाद में चल के बहुत फेमस सिंगर बने। तो ये ग्रोथ डेफिनेशन है, सैमुअल्सन का नाम आपको जो है ना वो याद हो गया इसी बहाने, सैमुअल्सन का नाम आपको इसी बहाने याद हो गया। तो हम लोग, मेरा बस मकसद ये था कि सैमुअल्सन का नाम याद करवाना। सैमुअल्सन इकोनॉमिक्स थ्योरी। According to Britannia, ठीक। तो अब ये जो भाई साहब थे ना सैमुअल्सन, ये शायद ब्रिटेन के थे, ठीक है। तो इसने जो है ना क्या बोलते हैं, अल्फ्रेड मार्शल पर ध्यान दिया, बोला कि भैया वो तो अच्छी अच्छी बातें बता रहा था, वेलफेयर की बातें बता रहा था। फिर रॉबिन्स भी बहुत अच्छा बात बता रहा था, स्कार्सिटी पे ध्यान दे रहा था। तो अडॉप्ट किया ग्रोथ डेफिनेशन, इसको बोला गया ग्रोथ डेफिनेशन, ये सैमुअल्सन का थ्योरी में। तो ये मार्शल के वेलफेयर और रॉबिन्स का स्कार्स वाले जो डेफिनेशन था ना, उसको अडॉप्ट किया। उसके बाद बोला कि चूज कैसे करता है, चॉइस पर फोकस किया, तो कैसे मैन, इंडिविजुअल एंड सोशल दोनों, साइंस की जब बात आती है ना, इकोनॉमिक्स साइंस की, तो इंडिविजुअल एंड सोशल बिहेवियर दोनों की स्टडी की जाती है। तो कैसे इंसान जो है चूज करेगा, मैन और सोसाइटी चूज करता है, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। विथ और विदाउट यूज ऑफ मनी, यहाँ पर सिर्फ मनी का यूज की बात नहीं है, पैसों से चूज करने की बात नहीं है। अगर पैसे नहीं हो तो पैसे फैक्टर को इग्नोर भी कर दें, पैसे बहुत हैं पैसे नहीं हैं, विथ और विदाउट यूज ऑफ मनी चॉइस कैसे करोगे, ठीक है। तो ये चीज बोला गया। उसके बाद बोला गया कि स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेस का अल्टरनेट यूज, और यहाँ पर बोला गया कि कंजम्पशन ओवर टाइम को एनालिसिस किया और डेप्थ में, उसके बाद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया। तो ये सारी चीज़ें जो है सैमुअल्सन ने किया। यानी कि आपका यहाँ पर क्या बोलता है कि मेन मेन पॉइंट्स अगर हम लोग बात करते हैं, तो पहले फंडामेंटल फैक्ट यानी कि लिमिटेड वांट्स लिमिटेड रिसोर्सेस, स्कार्सिटी को एक्सेप्ट किया, लेकिन उसमें एक चीज़ और दिया, टाइम एलिमेंट को ध्यान, ठीक है। अब यहाँ पर आती है बात कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस। लेकिन इसमें एक चौथा इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बताया गया है सीए वाली स्टडी मेटल में, जो कि सीएमए वाली में नहीं बताया गया है। यहाँ पर बोला गया है व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द फ्यूचर। इसका मतलब टाइम एलिमेंट को इन्होंने कंसिडर किया। जी हाँ, ग्रोथ के डेफिनेशन में टाइम एलिमेंट को कंसिडर करना बहुत जरूरी फैक्टर है। स्कार्सिटी को एक्सेप्ट किया, टाइम एलिमेंट को कंसिडर किया, भविष्य को भी कंसिडर किया कि भविष्य में प्रोडक्शन करने के लिए क्या हमारे पास अभी प्लान है। उसके बाद डायनेमिक अप्रोच को अडॉप्ट किया, मतलब बदलते वातावरण में कैसे डील करेंगे, और ग्रोथ को इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बोला। जी हाँ, ग्रोथ को इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बोला। अगर आप घर में 10,000 रुपये सैलरी कमा के अभी 15,000 कमा रहे हो, तो इसका मतलब ये आपका इकोनॉमिक टर्म में आप इसको क्या बोलोगे, चलिए इसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थोड़ी देर के लिए बोलते हैं। पहले 10,000 प्रॉफिट बिजनेस से जनरेट करते थे, अब 15,000 जनरेट करो, इसका मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन एक शॉप से 2 शॉप हो गया, 2 शॉप से अलग अलग शहरों में 10 शॉप हो गया, इसका मतलब ये आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और ग्रोथ हुआ। तो ग्रोथ बढ़ा तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। तो ग्रोथ इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ऐसा करके इन्होंने बोला। ये सारी कुछ बातें बोली कि मेन पॉइंट्स में स्कार्सिटी को एक्सेप्ट किया, डायनेमिक अप्रोच को अडॉप्ट किया, और उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि आपका डायनेमिक अप्रोच को अडॉप्ट किया, ग्रोथ को इंटीग्रल पार्ट बोला, ग्रोथ को इंटीग्रल पार्ट बोला इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और टाइम एलिमेंट को कंसिडर किया, यानी कि फ्यूचर की बातों को कंसिडर किया।
तो हम लोग जो है ना ग्रोथ डेफिनेशन के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। यहाँ पर ग्रोथ डेफिनेशन जो किसने दिया था, सैमुअल्सन ने दिया था, सैमुअल्सन ने दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि इन्होंने अडॉप्ट किया था मार्शल प्लस रॉबिन्स, दोनों की अच्छी अच्छी बातें को चुरा लिया था। रॉबिन्स का मतलब स्कार्सिटी और मार्शल का मतलब वेलफेयर, दोनों को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि हाउ, यहाँ पर बोला गया कुछ कुछ बातें ध्यान देंगे। हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज, डेफिनेशन में बोला गया कैसे चूज करता है, विथ और विदाउट यूज ऑफ मनी, मनी हो नहीं हो, मनी फैक्टर को इग्नोर किया इसका मतलब। ठीक है, विथ और विदाउट यूज ऑफ मनी, दोनों को न्यूट्रल समझा। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि आपका अल्टरनेटिव यूज, पीआर का, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज, उस पर ध्यान दिया। उसके बाद एनालिसिस किया टाइम एलिमेंट को एंड कॉस्ट एलिमेंट को, जो कि बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक के टर्म में। उसके जहाँ तक बात करते हैं कि इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, तो ये एक्सेप्ट किया स्कार्सिटी, मतलब फैक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, अनलिमिटेड वांट्स लिमिटेड रिसोर्सेज को अडॉप्ट किया। दूसरी बात है कि टाइम एलिमेंट, पर जो है ना तवज्जो दिया, फोकस किया। ठीक है, तो स्कार्सिटी, टाइम एलिमेंट, दो बातें हो गई। उसके बाद जो बोलते हैं कि नॉट नाउ बट फ्यूचर, उसको भी वो आप बोल सकते हैं कि फ्यूचर का ग्रोथ आप। उसका डायनेमिक अप्रोच का अडॉप्ट किया, डायनेमिक अप्रोच का मतलब इन्वायरमेंट में बराबर से चेंज आते रहता है। और ग्रोथ को इंटीग्रल पार्ट बोला इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखी। अभी ये जो फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद मैं ब्रेक लेता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत आराम से सारी चीज़ें मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। और इस वीडियो को करने के बाद आप स्टडी मटेरियल को अच्छे तरीके से रीड करोगे, अच्छे तरीके से समझोगे, और वीडियो को बैक करके जो चीज़ें लिखना है वो लिखोगे। जब एक से ज़्यादा बार आप वीडियो को सुन रहे हो, सेकेंड टाइम सुन रहे हो, तो वीएलसी मीडिया प्लेयर या कोई भी प्लेयर जो है जिसको हमने इनक्रिप्टेड करवा के भी अगर दिया है, तो उसमें स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन मैंडेटरी रहता है। तो 1.5 1.7 के स्पीड से जो है ना आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगले वीडियो तक के लिए हम लोग ब्रेक लेते हैं। जयराम जी की।